नमस्कार दोस्तों, मैं अवश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बिहार घटना चक्र की बिहार तथ्यसार की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके पहले लगभग 10 से 11 लेक्चर सीरीज आ चुके हैं। आप उनको जाइए देख लीजिए, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे, इसी बिहार तथ्यसार से ही मिलेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है घटना चक्र, आप जानते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है। इसके साथ साथ मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ। उसके पहले आपको दो काम जरूर करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसको क्यों करना है? क्योंकि हम कल से 10,000 वन लाइनर लेके आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर 10,000, समझ लीजिए। इसके बाहर कहीं कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं है। आप मेरी बात भरोसा कर लीजिए। यूपी पीसीएस का एग्जाम जो 22 दिसंबर को होना है, और बीपीएससी 17वीं परीक्षा जो कि 13 दिसंबर को होना है, सब इसी में से आएगा, सब इसी में से आएगा। ठीक है, तो ज्यादा इधर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। शुंग वंश से स्टार्ट करना था। शुंग वंश मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना था। उसकी पत्नी, उसकी उपाधि सेनानी थी। उसे यवन आक्रमण को विफल किया। यवन यवन वहां के जो ग्रीक के लोग थे, जो उस तरफ क्या कहते हैं मिडल लोग थे, तो उनको यवन कहा जाता था। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो उधर इन लोगों के इन सबको पसंद क्या था? इन सबको पसंद था काली मिर्च। ठीक है, तो इसलिए काली मिर्च को यवन प्रियम भी कहा जाता था। क्या यवन प्रियम कहा जाता था? पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके पुरोहित पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि इसके पुरोहित थे, जिसने योग दर्शन दिया था। और पतंजलि ने ही महाभाष्य लिखा था। किसने? पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। पुष्यमित्र शुंग काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य, ये देखिए आगे लिखा हुआ है, महाभाष्य लिखा था। और मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। वैसे मनु का माना जाता है कि बहुत पहले थे मनु। इतिहास ने इनको पुष्यमित्र शुंग के काल में रख दिया, मगर मनु बहुत पहले थे। और मनु से मनुष्य, आज जो कहते हैं ना मनुष्य क्या कर रहा है, तो ये मनुष्य, ये जो भगवान मनु थे, महर्षि मनु थे, इन्हीं के नाम से आता है। इसके बाद उसकी पुत्र अग्निमित्र शासक बनी। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। कण्वा वंश को देखते हैं। देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर कण्वा वंश की नींव डाली। तो जो कण्वा वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। ठीक है, वासुदेव थे। सुशर्मा ने इस वंश का आखिरी शासक था। सुशर्मा इसका आखिरी शासक था। कुषाण वंश कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वमेध यज्ञ को अपने साथ ले गया। अश्वघोष को, सॉरी गलती माफ कीजिएगा, अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को कनिष्क जो पाटलिपुत्र को जीत लिया था, और अश्वघोष को अपने साथ ले गया। और इन्हीं कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति, चौथा बौद्ध काउंसिल भी हुआ था, जिसमें अश्वघोष भी थे। ठीक है, कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने ही किया था। जो बीकर आप देखते हैं, ठीक है, उसका खोज नागार्जुन ने ही किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। गुप्त वंश। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का बिलसट स्तंभ, ठीक है, लेख तथा स्कंद गुप्त की भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षता इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। संस्थापक देखते हैं गुप्त वंश का। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में देखा गुप्त वंश। अंतिम शासक इसका विष्णुगुप्त था। पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। संस्थापक इसके श्रीगुप्त थे। वास्तविक संस्थापक की बात कर, चंद्रगुप्त प्रथम, संस्थापक श्रीगुप्त। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है जिसके गुप्त वंश में। ठीक है, अंतिम शासक याद कर लीजिएगा विष्णुगुप्त। श्रीगुप्त का देखते हैं। उत्तराधिकारी इनके घटोत्कच थे, उपाधि महाराज के लिए थे। और चीनी यात्री इत्सिंग द्वारा उल्लेख मृगारी खावन में मंदिर निर्माण किया। ठीक है, इत्सिंग द्वारा इनका उल्लेख होता है, और मृगारी खावन में मंदिर का निर्माण
होता है। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। एक सेकंड, एक सेकंड। चंद्रगुप्त, ठीक है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अपने राज्याभिषेक में 319वीं ईस्वी के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में शामिल थे। समुद्रगुप्त को देखते हैं। अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वराज्यचेता आदि उपाधियां प्रदान की गई। इतिहासकार वीए स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिसेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशिष्ट की रचना हरिसेन ने की है। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को इलाहाबाद स्तंभ लेख अर्थात प्रयाग प्रशिष्ट में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। उल्लेखनीय है कि समुद्रगुप्त ने विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया तथा सोने के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा इनको? वीए स्मिथ ने। रामगुप्त देखते हैं, इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, मतलब इनका कोई बहुत साक्ष्य नहीं मिल पा रहा। जो समुद्रगुप्त के बाद इन्हीं का नंबर था, लेकिन रामगुप्त का बहुत पता नहीं चलता है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाते हैं। इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों उपाधियों से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बड़े भाई की हत्या करते सत्ता प्राप्त की थी। इसने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बहालिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इनकी बेटियां थी प्रभावती गुप्त, इनका शादी नरेश रुद्रसेन से किया था। रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीनी यात्री फाइन इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्नों की विराजित थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घट, करपर, वरामिहिर, वरारुचि जैसे विद्वान शामिल थे। कुमारगुप्त प्रथम की बात करते हैं। मंदसौर अभिलेख वत्स भट्ट रचित प्रशस्ति ने कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त ने भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के काल में हुई थी। कुमारगुप्त ने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के ने मलिच्छकों यानी हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जो मलिच्छ, आज मलिच्छ नहीं कहते लोग, मलिच्छ कहेंगे। मलिच्छ जो विदेशी आते थे उनको उस समय मलिच्छ कहा जाता था। तो मलिच्छ के आक्रमण को विफल कर दिया, यानी हूण जो थे। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित का पुनरुद्धार कराया था। कहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि सक्रादित्य की थी। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। गुप्त काल का उत्तरार्ध देखते हैं। चीनी यात्री शुंगयुन ने लगभग 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की। हेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। तो सुन युंग कब आया था? 1518 में। ठीक है, ह्यूनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित किया था। किसने किया था? ह्यूनसांग के साथ किसने? जो ह्यूनसांग आया था उसके हिसाब से जब मगध के शासक नरसिंह गुप्त थे, जिनको बालादित्य भी कहा जाता था, इन्होंने हुंस को हराया था। स्कंदगुप्त के ये मिहिरकुल को हराया था। मिहिरकुल हुंस थे ना। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंह गुप्त, बालादित्य,
वैन्यगुप्त कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया था। ठीक है, विष्णुगुप्त वंश का अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया था। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, जो कि 750वीं में पाल वंश का स्थापना होता है, को माना जाता है, बिहार में उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने उदंतीपुर महावीर और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित थे। यह महावीर हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। धर्मपाल के बारे में देखते हैं। इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इंद्रायुध को परास्त करके अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज में की सिंहासन में बिठाया था। इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा फिर से। ठीक है, ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन में बिठाया था। धर्मपाल को देखते हैं। 770 810 ईस्वी के समय का है। उपाधि उत्तरापत स्वामी, परम सौगात। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में इनकी स्थापना की है किसने? धर्मपाल ने। सोमपुर बिहार का निर्माण होता है। कन्नौज के शासक इंद्रायुध की विजय। ठीक है, इंद्रायुध पर विजय, तो कन्नौज के शासक को धर्मपाल ने हराया था। इंद्रायुध को हरा दिया था। फिर इंद्रायुध की जगह इन्होंने चक्रपाल, ठीक है, क्या नाम था इनका? चक्रायुध को राजा बनाया। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, यानी जो वत्सराज का पुत्र था, ने मुंगेर तक क्षेत्र के कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। विक्रमशिला महावीर और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अंतिंचक गांव में था। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर गांव में है, का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। तो सोमपुरा महाविहार किसने कराया था? धर्मपाल ने। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापत स्वामी कहा है। देवपाल, इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसने जावा, सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनाने हेतु 5 गांव प्रदान किए थे। तो बालपुत्र देव को 5 गांव किसने प्रदान किए थे? तो देवपाल ने। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? तो बालपुत्र देव जब मांगने आए तो देवता टाइप का आदमी थे देवपाल, इन्होंने 5 गांव दे दिए, याद कर लीजिएगा ऐसे। महिपाल प्रथम, इसे पाल वंश का पुनः का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। तो राजेंद्र चोल जो नीचे के राजा थे, वो पाल वंश से गंगा का पानी मांगे थे, बोले थे गंगा नदी दे दो, कुछ हमको काम है। वो मना कर दिए, नहीं देंगे। तो राजेंद्र चोल जो थे वो लड़ाई छेड़ दिए इनसे, उनको हरा भी दिए थे। ठीक है, तो इनको गंगाई कोंड की उपाधि भी राजेंद्र चोल को मिला था, क्योंकि गंगा के इलाके को जीत लिए थे इन्होंने। और राजेंद्र चोल के समय ही बंगाल को चोल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो कहा जाना, चोला क्या कहते हैं, समुद्र कहा जाने लगा था। बौद्ध भिक्षु आतिश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भी भेजा था। किसने? आतिश दीपंकर के नेतृत्व में महिपाल प्रथम ने। चोलावे कहा जाता था उसको, चोलावे। रामपाल इसी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ था। कैवर्त विद्रोह रामपाल के समय में हुआ था। अब परीक्षा उपयोगी तो वो देखते हैं, तथ्य देखते हैं। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल। कैवर्त विद्रोह के समय शासक कौन था? रामपाल। कवि सोढल द्वारा उत्तरापत स्वामी की उपाधि किसे दी गई थी? धर्मपाल को। औदंतीपुर महाविहार किस नदी के किनारे पर स्थित है? पंचानन नदी। तो उदंतीपुर जो विश्वविद्यालय है महाविहार, ये पंचानन नदी के बगल में है। अरबों द्वारा पाल राज्य को क्या कहा जाता था? रूहमा। अरब पाल राज्य को रूहमा कहते थे, रूहमा। देवपाल की माता का नाम था रन्ना देवी। अब कर्नाट वंश को देखते हैं। इस वंश का संस्थापक नान्य देव था। इसके बाद गंग देव, फिर उसका पुत्र नरसिंह देव शासक बना। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, इसको जो परीक्षा उपयोगी तथ्य एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पाल वंश का अंतिम शासक शक्तिशाली शासक रामपाल।
कैवर्त विद्रोह बहुत फेमस विद्रोह था। इसके शासक थे रामपाल। कवि सोंढल द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई धर्मपाल को। उदंतीपुर महाविहार किस नदी के किनारे स्थित है? पंचानन नदी। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। किस नदी के किनारे है? पंचानन नदी के किनारे है। अरबों द्वारा पाल राज्य को कहा गया रुहुमा। देवपाल की माता का नाम है रन्ना देवी। ठीक है, रन्ना देवी। कर्नाटक में हमने पढ़ लिया। अब मध्यकालीन इतिहास का हम शुरुआत कल से करेंगे। इसको आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। आपने इस चैनल को, इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप जो है आने वाले समय में बिहार पीसीएस निकालने जा रहे हैं। अभी से बधाई आप ले लीजिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आप अंत तक इस चैनल को देख रहे हैं, आप अंत अभी से ही बधाई लेके जाइए। ठीक है, लेकिन हाँ, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।